तुम दूसरों को बस पैसे उधार देकर 10 गुना रकम वापस पा सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारे पैसे लौटा देता है तो तुम्हें 100 गुना रकम वापस मिलेगी। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढोगे जो तुम्हारे साथ बाएं हाथ से पैसे लेकर दाएं हाथ से वापस करने वाला खेल खेले? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर लोगों को पसंद करती थी और गरीबी से नफरत करती थी, इसलिए वह तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी। वह न सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाकर कहती थी कि तुम एक ऐसे मामूली कर्मचारी हो जिसके पास न पैसे हैं और न कोई बैकग्राउंड, बल्कि उसने तुम्हारा फोन नंबर महिलाओं के सार्वजनिक टॉयलेट में भी लिख दिया था। तुम्हें जो फोन आते थे उनमें कोई पूछता था कि क्या यहां से लोन मिल सकता है, तो कोई पूछता था कि जेल से किसी को छुड़ाने में कितने पैसे लगेंगे। इससे भी ज्यादा अजीब बात तो तब हुई जब किसी पालतू जानवर के इंसान बन जाने की बात पूछने के लिए फोन आया। इन फोन कॉल्स की वजह से सेल्स की नौकरी करने में तुम्हें बहुत परेशानी होने लगी। हर दिन तुम्हें ऐसी औरतों से जूझना पड़ता था जो अपनी जिंदगी में बुरी तरह परेशान थीं, लेकिन इस डर से कि कहीं किसी असली ग्राहक का फोन न छूट जाए तुम सीधे फोन काट भी नहीं सकते थे। तुमने गहरी सांस ली और थोड़े बेबस होकर पूछा, तुमने मेरा नंबर कहां से देखा? लॉर्ड्स पार्क से, पब्लिक टॉयलेट के अंदर से। फोन काटने के बाद तुमने एक स्क्रैपर और एक कपड़ा निकाला, बाहर निकलकर अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठे और चल पड़े। तुम्हें उन सभी फोन नंबरों को पूरी तरह मिटाना ही था ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाता। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद लॉर्ड्स पार्क में तुम अभी अभी सार्वजनिक टॉयलेट में दाखिल हुए ही थे कि तुम्हें जमीन पर 3 लड़कियां बैठी दिखाई दी। तीनों एक दूसरे से चिपककर ठंड से बचने की कोशिश कर रही थीं। तुम्हें देखते ही उनमें से पीले बालों वाली एक लड़की खड़ी हो गई। भैया, आप यहाँ पैसे उधार देने आए हैं क्या? उनका पहनावा देखते ही साफ था कि वे तीनों आवारा किस्म की लड़कियां थीं। तुमने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। नहीं, ये कहते हुए तुमने अपनी जेब से स्क्रैपर निकाल लिया। स्ट्रीट लाइट के नीचे स्क्रैपर से सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे तीनों लड़कियां डर कर उछल पड़ी। भैया आप, लेकिन तुम तो बस गुस्से में महिलाओं के टॉयलेट के अंदर घुस गए। तुमने दरवाजे पर लिखे सारे फोन नंबर एक एक करके रगड़कर मिटा दिए और आखिर में कपड़े से उन्हें साफ कर दिया। बाहर आने के बाद तुमने राहत की लंबी सांस ली, फिर पीछे मुड़कर तीनों कांपती हुई लड़कियों को देखा और हंसते हुए बोले, तुम लोगों की ऐसी हालत है और फिर भी समाज में घूमने का दावा करती हो। इतना कहकर तुम जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी वहीं पीले बालों वाली लड़की तुम्हारा हाथ पकड़कर बोली, भैया क्या आप हमें थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? कहा ना, मैं वो आदमी नहीं हूँ। वो किसी और की शरारत थी जिसने मेरा नंबर यहाँ लिख दिया था। और अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो हुआ बेई और बाइतियाओं के पास जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? हमारा क्रेडिट रिकॉर्ड बहुत पहले खराब हो चुका है, वहां से भी हमें लोन नहीं मिलेगा। प्लीज भैया, हम 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, अभी हमारे पास रहने की जगह भी नहीं है, बस 50, हमें सिर्फ 50 उधार दे दो। प्लीज भैया, हम तुम्हारे पैसे जरूर वापस करेंगे। अगर वापस नहीं कर पाए तो हम तीनों आपकी सेवा भी कर सकती हैं। तुम कुछ कदम आगे बढ़ चुके थे लेकिन अचानक वापस लौट आए। तो तुम लोग सिर्फ 50 युआन उधार लेने के लिए इतनी परेशानी कर रही थी? पीले बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया। बस एक बार पेट भरकर खाना है, कल हम दिहाड़ी का काम करके आपके पैसे वापस कर देंगे। अपना पेमेंट कोड दीजिए। बीप की आवाज के साथ तुमने 50 युआन ट्रांसफर कर दिए। तभी तुम्हारे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपका उधार देने वाला सिस्टम सक्रिय हो गया है। होस्ट जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे उधार देगा तो 10 गुना वापसी सक्रिय होगी। अगर सामने वाला पैसे वापस करता है तो 100 गुना वापसी सक्रिय होगी। अगर सामने वाला पैसे वापस नहीं कर सकता तो बराबर मूल्य की वस्तु या काम के जरिए भी कर्ज चुकाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिटिकल हिट होने की संभावना है, जिससे आपको सरप्राइज रिवॉर्ड मिल सकता है। बी, पता चला कि होस्ट ने सुवेनिंग को पैसे उधार दिए हैं। 10 गुना वापसी के रूप में 500 युआन प्राप्त हुए हैं। ये होस्ट के खाते में जमा कर दिए गए हैं। वर्तमान कर्जदार सुवेनिंग। लगातार आती इन आवाजों को सुनकर तुम्हारा उत्साह अचानक बढ़ गया। आ गया, आ गया, ये सच में है। अब तो मेरी किस्मत चमकने वाली है। पैसे मिलने से तीनों आवारा लड़कियां बेहद खुश हो गईं और बार बार तुम्हारे सामने 3 बार झुककर धन्यवाद करने लगीं। वो तुमने शांत भाव से अपना QR कोड निकाला। मुझे ऐड कर लो, पैसे वापस करने में आसानी होगी। सुवैनिंग का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। भैया आप मुझे स्कैन कर लो, हमारे फोन का कैमरा हमने 2 दिन पहले खाना खरीदने के लिए बेच दिया था। क्या पहली बार तुमने किसी को फोन का कैमरा बेचते हुए सुना था? कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए तुम्हें बाहर जाकर तीनों लड़कियों के QR कोड एक एक करके स्कैन करने पड़े और तीनों को अपना दोस्त बना लिया। साथ ही तुम्हारी नजरें लगातार तीनों लड़कियों पर घूम रही थीं। तुम सोच रहे थे कि उन्हें और ज्यादा पैसे कैसे उधार दिए जाए। भैया आप क्या देख रहे हो? सुवैनिंग के पीछे खड़ी छोटी स्कर्ट पहने लड़की ने सतर्क होकर तुम्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम तीनों के लिए 50 युआन काफी होंगे? हाँ काफी हैं। हम डक लेग राइस खाने जाएंगी जहाँ चावल मुफ्त में दोबारा मिल जाता है। बचे हुए पैसों से इंटरनेट कैफे में एक रात गुजार लेंगे। इतना भी गरीब मत बनो। तुमने कहा, ऐसा करते हैं, मैं तुम तीनों को 50-50 युआन उधार देता हूँ, वापस करने की जल्दी नहीं है। ये कहते हुए तुमने वीचैट खोला और बाकी दोनों लड़कियों को भी 50-50 युआन भेज दिए। सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी, 10 गुना वापसी सक्रिय, 1000 युआन। वर्तमान कर्जदार सुवेनिंग
शिया मिनग्याओ, वेन शाओशी, तीनों लड़कियां फोन में दिख रहे ट्रांसफर को घूरती रह गईं और हैरानी से एक साथ गहरी सांस खींची। भैया, आप बहुत ही खुले दिल वाले हो। क्या आप जानबूझकर हमें इतने पैसे दे रहे हो ताकि हम वापस न कर पाएं और फिर हम तीनों आपकी सेवा करें? पहले ही बता देते ना, हमें पटाना बहुत आसान है। तुम अचानक कई बार खांसने लगे। उनकी बात सुनकर तुम्हें बुरी तरह झटका लगा, लेकिन अब ये तीनों तुम्हारे लिए पैसे कमाने का जरिया थी। कुछ ही बातों में तुमने 1500 युआन कमा लिए थे, जो तुम्हारी आधे महीने की सैलरी के बराबर था। तुम उन्हें किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकते थे। तुम लोगों ने कहा ना कि 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। चलो, तुम लोगों ने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें रात का खाना खिलाता हूँ। वाह भैया, आप बहुत अच्छे हो। आज तक किसी ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज से आप ही हमारे बड़े भाई हो। तीनों लड़कियों की चहचहाती बातें सुनकर तुम मुस्कुरा दिए। ठीक है, रात का खाना खिलाने के बहाने उनसे रिश्ता थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं। अगर इन्हें अपने पास रखकर लगातार पैसे कमाए जा सकें तो और भी अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही तुमने पीछे मुड़कर अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखा, तुम मुश्किल में पड़ गए। इस गाड़ी पर 4 लोग बैठ ही नहीं सकते थे। हालांकि तीनों आवारा लड़कियों की नजर में ये कोई समस्या नहीं थी। कई लड़कियां एक साथ बोलने लगी, बड़े भाई, आपकी गाड़ी चलेगी? मैं आगे बैठकर झुक जाती हूँ। सु वनिंग ने अपने पास खड़ी लड़की को खींच लिया। श्या मिंग्याओ को आपके पीछे बैठने दो, उसके सीने का आकार बड़ा है। तुमने कम मेकअप वाली श्या मिंग्याओ को देखा। उसने जे के यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसका शरीर वाकई काफी आकर्षक था। उसके कपड़ों के बटन भी खींचकर तने हुए थे। तुम्हारी नजर पड़ते ही श्या मिंग्याओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी उंगलियां अनजाने में कपड़ों के किनारे को मरोड़ने लगी, लेकिन उसने मना नहीं किया। वहीं छोटी स्कर्ट पहने वेन शाओशी तीनों में सबसे मासूम दिख रही थी। अचानक वो उत्साहित होकर तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। भैया, मुझे गाड़ी चलाने दो, मैं इसका अगला पहिया भी हवा में उठा सकती हूँ। तुमने बेबसी से अपनी भौहें रगड़ी और तुरंत गंभीर होकर ठंडी आवाज में डांटा, बहुत बोल रही हो, सब चुप रहो। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ उठाकर सुवेनिंग की तरफ इशारा किया। तुम मेरे पीछे बैठो। श्या मिंग्याओ आगे झुककर बैठेगी। वेन शाओशी, सुवेनिंग के पीछे बैठना। इस तरह एक छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 4 लोग किसी तरह ठूंस कर बैठ गए। तुम्हें तीनों लड़कियों ने आगे पीछे से घेर रखा था। तुम्हें बस एक नरम एहसास महसूस हो रहा था और तुम्हारी नाक के पास मिली जुली हल्की खुशबू आ रही थी। तुमने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रही हल्की बेचैनी को जबरदस्ती दबा दिया। फिर तुमने इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्सीलेटर घुमा दिया। पूरी गाड़ी तुरंत हिलती डुलती हुई आगे बढ़ने लगी। तुम्हारे पीछे बैठी सुवेनिंग तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, बड़े भाई, हाथ मत कांपाओ, क्या तुम्हें कमजोरी है? वेन शाओशी भी पीछे नहीं रही। बड़े भाई, इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? कल मैं आपको इसे मॉडिफाई करवाने ले जाऊंगी। इससे आगे का पहिया हवा में उठाया जा सकेगा। आगे झुकी बैठी श्या मिंग्याओ ने डरते डरते अपना सिर पीछे घुमाया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पीठ पर कोई चीज चुभ रही है। तुम तीनों के बीच में फंसे हुए थे। कानों के पास लगातार उनकी चहचहाहट सुनाई दे रही थी और तुम पूरी तरह गाड़ी संभालने पर ध्यान दे रहे थे। परेशान होकर तुम आखिरकार गुस्से में चिल्ला उठे, सब चुप रहो, मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो। किसी तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्क से बाहर निकली। आखिरकार तुम्हें सड़क किनारे एक बारबेक्यू का ठेला मिल गया। चारों गाड़ी से नीचे उतरे और तुमने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। आसपास बारबेक्यू खाने वाले लोग बार बार तुम लोगों की तरफ देखने लगे। तुम्हें दूसरों की नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। तुम बेझिझक ठेले के पास गए और बोले, मालिक, एक प्लेट ग्रिल्ड किडनी और एक प्लेट बीफ फैट देना। ऑर्डर देने के बाद तुमने तीनों लड़कियों की तरफ उदारता से देखा। जो खाना है खुद ऑर्डर करो। बारबेक्यू की लुभावनी खुशबू सूंघते ही तीनों लड़कियों ने एक साथ अपना पेट पकड़ लिया। वे लगातार लार निगल रही थीं और उनकी आंखों में चमक आ गई थी। सुवेनिंग ने अविश्वास से तुम्हारी तरफ देखा। बड़े भाई, क्या हम सच में जो चाहें वो ऑर्डर कर सकती हैं? तुमने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल, झिझकने की जरूरत नहीं है। तभी तीनों लड़कियां सावधानी से बोलने लगीं, तो मैं एक कटोरा फ्राइड राइस लूंगी। मैं सिर्फ एक टोस्टेड ब्रेड ले लूंगी। क्या यहाँ दूध की खुशबू वाले छोटे छोटे स्टीम्ड बन हैं? तुम अभी खाना ऑर्डर करने के लिए हाथ उठाने ही वाले थे कि उनकी बातें सुनते ही तुम्हारा चेहरा उतर गया। तुमने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग बारबेक्यू खाने आई हो या मुझे ये सस्ता सस्ता सामान खिलाने? हर चीज में पैसे बचाने की सोच रही हो। सुवेनिंग ने तुरंत हाथ हिलाया और गंभीरता से बोली, हाँ बड़े भाई, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। वेन शाओशी ने भी जोर से सिर हिलाया। आखिर आप भी पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हो। श्या मिंग्याओ ने अपने होंठ हल्के से काटे और धीमी आवाज में बोली, हम भी लालची लोग नहीं हैं। तीनों लड़कियां एक साथ तुम्हारी तरफ देखने लगीं। उनकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। हमारा पेट छोटा है, थोड़ा सा खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। उनकी इतनी आज्ञाकारी हालत देखकर तुम्हारे दिल में बेबसी की लहर दौड़ गई। तुमने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुड़कर मालिक से ढेर सारी और सीकें और ड्रिंक मंगवा दी। कुछ ही देर में बारबेक्यू मेज पर आ गया। चारों तरफ खुशबू फैल गई। तीनों लड़कियां साफ तौर पर भूख से बेहाल थीं। उन्होंने सामने रखा खाना पकड़ते ही बिना किसी झिझक के जमकर खाना शुरू कर दिया। वेन शाओशी का मुंह तेल से भर गया था। वह खाना चबाते हुए अस्पष्ट आवाज में बोली, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पूरे 6 महीने से बारबेक्यू नहीं खाया था। श्या मिंग्याओ ने भी जोर से सिर हिलाया।
पिछली बार शायद मैंने किसी और की एक सींग चुरा कर खाई थी। उसका स्वाद कमाल का था, मुझे आज तक याद है। सु वेनिंग ने मांस का एक निवाला निगला और अचानक खड़ी हो गई। अरे सिर्फ खाते मत रहो। उसने मेज पर रखी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल उठाई और उसे ऊपर उठाकर बोली, अगर आज बड़े भाई हमसे नहीं मिले होते तो पता नहीं हम तीनों आज रात भी उसी पब्लिक टॉयलेट में भूखी और ठंड में बैठी होती। क्या हमें बड़े भाई के साथ एक जाम नहीं उठाना चाहिए? वेन शाओशी और श्या मेनग्याओ ने तुरंत अपने गिलास उठा लिए। धन्यवाद बड़े भाई। बड़े भाई आपसे प्यार है। आगे कभी भी कोई काम हो आप बस हमें बता देना। उनके मासूम चेहरों को देखकर तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने भी अपना गिलास उठाया और उनके गिलास से टकराया। चलो तुम लोगों में थोड़ी तो इंसानियत है। कुछ निवाले खाने के बाद तुमने कैजुअली बातचीत शुरू कर दी। अभी तुम लोग इंटरनेट कैफे में रात बिताने की बात कर रही थी। क्या रात को रहने के लिए कोई जगह नहीं है? सु वेनिंग ने अपना पेट थपथपाया और गैस वाली डकार ली। हाँ, हम अपने कस्बे में टिक नहीं पा रहे थे। हम 4 लोगों ने मिलकर यात्रा के लिए 80 युआन जमा किए और शहर आ गए। तुमने हैरानी से पूछा। फिर? श्या मेनग्याओ ने अपने गुलाबी होंठ सिकोड़ते हुए दुखी होकर कहा। फिर पैसे खत्म हो गए। तुमने ये सुनकर बस सिर हिलाया। तुम्हें लगा कि इन लड़कियों की जिंदगी चलाने की क्षमता वाकई हद से ज्यादा थी। वेन शाओशी मीठा सा मुस्कुराई और अचानक तुम्हारे पास आ गई। उसने बिना किसी झिझक के तुम्हारी बाह पकड़ ली और नरमी से सट गई। लेकिन अच्छी बात है कि आज हमारी मुलाकात आपसे हो गई बड़े भाई। तुम्हें अपनी बाह पर उसका स्पर्श महसूस हुआ और तुम्हें अंदर से यह काफी अच्छा भी लगा। वेन शाओशी ने सिर उठाकर तुम्हें प्रशंसा भरी नजरों से देखा। हमने आज तक आपके जैसा इतना उदार और ताकतवर बड़ा भाई नहीं देखा। सु वेनिंग भी तुम्हारे पास आ गई और तुरंत उसकी बात का समर्थन करने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, कस्बे के उन कंजूस लड़कों जैसे नहीं जो एक कप मिल्क टी खरीदकर 10 से ज्यादा लोग मिलकर पीते हैं। जब मेरी बारी आती है तब तक उसमें सिर्फ एक मोती बचता है। वह अचानक मेज पर जोर से हाथ मारकर पूरे जोश में बोली, बड़े भाई ही आसमान है, बड़े भाई ही जमीन है। जैसे बड़े भाई मुझे चलाएंगे मैं वैसे ही चलूंगी। उनकी इतनी सीधी सादी तारीफें सुनकर तुम्हारे दिल में अजीब सी भावनाएं उठने लगी। तुम्हें अपना पुराना समय याद आ गया। तुम पहले प्रोग्रामर का काम करते थे और महीने में 30,000 कमाते थे। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को रानी की तरह रखते थे, लेकिन बदले में उसने तुम्हें बिल्कुल बेकार समझकर छोड़ दिया। लेकिन अब सिर्फ 150 युआन खर्च करके एक बार बारबेक्यू खिलाने पर ये लड़कियां तुम्हें अपना उद्धारकर्ता समझने लगी थीं। इंसानों के बीच ये फर्क भी बहुत बड़ा था। तुमने अपने सामने बेघर खड़ी तीनों लड़कियों को देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, अगर तुम लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो कुछ समय के लिए मेरे घर पर रह सकती हो। वैसे भी मेरे घर में एक कमरा खाली है। तीनों लड़कियों की आंखें तुरंत चमक उठी। वे इतनी उत्साहित हुईं कि लगभग उछल पड़ी। तीनों ने एक साथ जोर से कहा, धन्यवाद बड़े भाई। सु वेनिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और उत्साह से तुम्हें देखते हुए पूछा, बड़े भाई आपके घर का बिस्तर बड़ा है, अगर हम चारों उस पर सोएं तो क्या बहुत तंग हो जाएगा? उसकी बात सुनकर तुम लगभग गला घोंट कर रह गए। तुमने तुरंत सफाई दी। किसने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने वाला हूँ? सु वेनिंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। गर्म रहता है ना, हमारे कस्बे में तो हम 7-8 बहनें एक ही बिस्तर पर सोती हैं। कितना आरामदायक होता है और एसी का खर्च भी बच जाता है। तुमने गुस्से से उसे घूरा। कमबख्त। सु वेनिंग को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अचानक वह चुपके से तुम्हारे कान के पास आई और आवाज धीमी करके थोड़े रोमांटिक अंदाज में बोली, बड़े भाई हमें थोड़ा बता दो, हम तीनों में से आपकी नजर किस पर है? ये बात निकलते ही माहौल अचानक शांत हो गया। तुमने तीनों उत्सुक चेहरों को देखा। चंचल और लंबे पैरों वाली सु वेनिंग, शर्मीली और भरी भरी श्या मेनग्याओ और बाहर से मासूम दिखने वाली वेन शाओशी। तुमने गहरी सांस ली और हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जोर से मेज पर पटक दिया। फिर जोर से गाली देते हुए बोले, अरे यार, मैं अच्छे मन से तुम लोगों की मदद कर रहा हूं और तुम लोग मुफ्त में मेरे साथ रहने की सोच रही हो? फिर पैसे भी वापस नहीं करोगी क्या? मैं पहले ही साफ साफ कह देता हूँ, तुम लोगों की मदद करना मेरी अपनी इच्छा है। खाना मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, घर में रहने भी दे सकता हूँ, लेकिन पैसे वापस न करने की सोचना भी मत। यह सिद्धांत का सवाल है। तुम मन ही मन 50 युआन की 100 गुना वापसी का हिसाब लगा रहे थे और अगर वे पैसे वापस नहीं कर पाई तो सामान देकर भी कर्ज चुका सकती थीं। ये सौदा तो हर हाल में फायदे का था। तीनों लड़कियां मुर्गियों की तरह लगातार सिर हिलाने लगीं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए पूरा भरोसा था। समझ गईं। तुमने मेज पर रखी चाबी उठाई और मुड़कर चल पड़े। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तीनों तुरंत तुम्हारे पीछे चल पड़ी और आगे पीछे से तुम्हें पूरी तरह घेर लिया। इलेक्ट्रिक स्कूटर हिलती डुलती हुई आगे बढ़ी और जल्द ही एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई। तुमने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों लड़कियों ने एक साथ हैरानी से आवाज निकाली। सु वेनिंग ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, हे भगवान, बड़े भाई आप इतनी अच्छी जगह रहते हो। श्या मेनग्याओ ने चारों तरफ देखते हुए कहा, होटल जैसी लग रही है। वेन शाओशी भी चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजरों के साथ बोली, 1 महीने का किराया सस्ता तो नहीं होगा। तुम आगे चलते हुए बिना पीछे देखे बोले, 1 महीने के 800। सु वेनिंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया
और सीधे सोफे पर धम्म से लेट गई। उसने आराम से आंखें बंद करते हुए कहा, वाह कितना नरम है। श्या मेनग्याओ भी उत्साहित होकर सोफे पर बैठने वाली थी। मुझे भी बैठकर देखने दो, मुझे भी। सु वेनिंग ने हाथ बढ़ाकर श्या मेनग्याओ को एक झटके में पीछे धकेल दिया। दूर हटो, तुम्हारा पिछवाड़ा इतना बड़ा है, अगर तुमने बड़े भाई का सोफा तोड़ दिया तो क्या होगा। श्या मेनग्याओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह एक तरफ खड़ी होकर हकलाने लगी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। तुम बेहद थके हुए थे। बड़ी मुश्किल से एक जम्हाई लेते हुए बोले, ठीक है, तुम लोग जाकर नहा लो और फिर जल्दी सो जाना। मुझे नींद आ रही है, मैं पहले सोने जा रहा हूँ। अब तो मेरे पास सिस्टम भी है, कल सीधे काम पर नहीं जाऊंगा। तुमने ज्यादा बातें करना जरूरी नहीं समझा और सीधे अपने कमरे में चले गए। धड़ाम की आवाज के साथ तुमने दरवाजा बंद कर लिया। तुम बिस्तर पर लेट गए। तुम्हें हल्के हल्के लिविंग रूम से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सु वानिंग जोर से बोली, खड़ी क्या हो, जाओ नहाने। श्या मेंग्याओ ने बेबसी से कहा, लेकिन हम अपने कपड़े तो लाई ही नहीं है। सु वानिंग ने सहजता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, अभी जो पहना है उसी में काम चला लो। श्या मेनग्याओ थोड़ी झिझकी और उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन मेरी ये सफेद स्टॉकिंग्स भी कई दिनों से पहनी हुई हैं, इनमें बदबू आने लगी है। सु वेनिंग ने बेपरवाही से कहा, तो पहले उतार दो, मोजे नहीं पहनोगी तो मर नहीं जाओगी। श्या मेनग्याओ के पास आखिरकार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है। कुछ ही देर बाद बाहर से पानी गिरने की लगातार आवाज आने लगी। तुम आधी नींद में थे कि तुम्हें अपने कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के घूमने की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया हो। लेकिन कुछ देर बाद कदमों की आवाज फिर दूर चली गई। अगली सुबह जैविक घड़ी ने समय पर तुम्हें जगा दिया। तुम जम्हाई लेते हुए और आधी नींद में बाथरूम का दरवाजा खोला। जैसे ही तुम नीचे बैठे तुम पूरी तरह से जम गए। वॉश बेसिन के ऊपर एक सफेद स्टॉकिंग्स की जोड़ी, एक काली स्टॉकिंग्स की जोड़ी और एक जोड़ी घुटनों तक आने वाले रोएंदार मोजे रखे थे। तुम्हें उन पर लगी हल्की शरीर की खुशबू तक महसूस हो रही थी। तुम्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तुमने अचानक सिर उठाकर देखा। सिर के ऊपर लगे कपड़े के रैक पर एक छोटे भालू वाली पोशाक और एक बहुत बड़ा कपड़ा लटक रहा था जो गिरने की कगार पर था। उसका इतना बड़ा आकार देखते ही साफ पता चल रहा था कि वह श्या मेनग्याओ का था। तुम हैरान होकर बोल पड़े, हे भगवान। तुमने जल्दी से सब साफ किया और चोर की तरह बाथरूम से बाहर भाग गए। तुम बगल वाले कमरे के पास से गुजरे तो देखा कि दरवाजा पूरी तरह खुला था। तीनों लड़कियां एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई अजीब अजीब तरीके से सो रही थीं। खासकर वैन श्याओशी की पतली और गोल मटोल लंबी टांग सीधे बिस्तर के किनारे से बाहर लटक रही थी और उसकी स्कर्ट का किनारा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। तुमने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। तुम्हें बस एक पल के लिए अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई और दिल तेजी से धड़कने लगा। काफी मुश्किल से तुमने खुद को शांत किया और फिर वापस बाथरूम में चले गए। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धोने ही चाहिए। कुछ ही देर बाद तुमने अपना दायां हाथ ठुड्डी पर रखा और आईने के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोच रहे हो। लेकिन असल में तुम्हारी नजरें वॉश बेसिन पर रखी तीनों जोड़ी स्टॉकिंग्स पर टिकी हुई थीं। तुम ध्यान से पहचानने लगे। काली स्टॉकिंग्स सु वेनिंग की थीं, सफेद स्टॉकिंग्स श्या मेनग्याओ की थीं और घुटनों तक आने वाले मोजे वेन श्याओशी के थे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने सारे तरह के मोजे कभी नहीं देखे थे। अभी इतना अच्छा मौका सामने था, इसलिए तुम खुद को रोक नहीं पाए और पास जाकर उन्हें ध्यान से देखने लगे। लेकिन जब तुम उन्हें घूर कर देख रहे थे तभी तुम्हारे पास से सु वेनिंग की आवाज आई, बड़े भाई आपको ये पसंद है क्या? तुम्हारा पूरा शरीर एक झटके से कांप उठा और तुमने तुरंत सिर घुमाया। तुमने देखा कि सु वेनिंग पता नहीं कब से तुम्हारे पास खड़ी थी और जम्हाई ले रही थी। तुम बुरी तरह चौंक गए। तुमने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए उसे घूर कर पूछा, तुम कब आई? चलती हो तो आवाज क्यों नहीं होती? सु वेनिंग ने अपना मुंह ढककर हंसते हुए कहा, मुझे बहुत तेज पेशाब लगी थी। मैंने देखा कि आप सफाई देख रहे थे, इसलिए आपको परेशान नहीं किया। तुमने हल्की खांसी की और तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर बात संभाल ली। ठीक है, तो तुम इस्तेमाल कर लो। तुम ऐसे दिखावा करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं। दोनों हाथ जेब में डालकर वापस लिविंग रूम में चले गए। कुछ देर बाद सु वेनिंग अंदर से बाहर आई। उसके हाथ में वही काली स्टॉकिंग्स थी जो अभी बाथरूम में रखी थी। सु वेनिंग ने मीठी आवाज में पुकारा, बड़े भाई। तुमने उलझन में पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? सु वेनिंग ने अपने हाथ में पकड़ी काली स्टॉकिंग्स तुम्हारी तरफ बढ़ाई। ये आपके लिए। तुमने तुरंत आंखें बड़ी कर लीं और लगातार पीछे हटने लगे। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे तुम किस तरह का इंसान समझती हो? सु वेनिंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसने काली स्टॉकिंग्स सीधे तुम्हारी बाहों में थमा दी और हंसते हुए आंखें झपकाईं। इसे आपकी ब्याज की रकम समझ लो, पसंद नहीं है तो फेंक देना। इतना कहकर वह हंसी और सीधे वापस अपने कमरे में चली गई। नहीं, मैं तो नींद से मर रही हूँ, वापस जाकर सोती हूँ। तुम अपनी बाहों में पड़ी काली स्टॉकिंग्स को खाली नजरों से देखते रहे। तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या है। तभी तुम्हारे दिमाग में अचानक एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। पता चला कि सु वेनिंग ने ब्याज चुकाया है। इस्तेमाल की हुई एक काली स्टॉकिंग्स जिसकी कीमत 38 युआन है। 100 गुना वापसी सक्रिय 3800 युआन प्राप्त हुए। 10,000 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय 3,80,000 युआन प्राप्त हुए। सरप्राइज रिवॉर्ड प्राप्त हुआ
एक बड़े फ्लैट का घर, उसका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ और सिस्टम स्पेस में रख दिया गया है। तुम अचानक होश में आए और उत्साह के मारे लगभग वहीं चिल्लाने वाले थे। तुमने खुशी से अपनी मुट्ठियां कस ली। तो सिस्टम ऐसे काम करता है, तुमने फैसला कर लिया, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे उधार देने होंगे। कुछ दर्जन या कुछ सौ युआन बहुत कम है। तुम्हें इन लड़कियों को धीरे धीरे बेफिक्र होकर पैसे खर्च करने की आदत डालनी होगी। उसके बाद तुम उन्हें दसियों हजार, लाखों और कि यहाँ तक कि करोड़ों युआन तक उधार दे सकते हो। और अगर वे वापस न कर पाए तो तुमने अपने हाथ में पकड़ी चीज को देखा और हंसे बिना नहीं रह सके। तुम्हारा मूड बेहद अच्छा हो गया। तुमने काली स्टॉकिंग्स को अपनी जीत की निशानी की तरह खुलेआम चाय की मेज पर रख दिया। अब तुम बस बाकी दोनों लड़कियों के जागने का इंतजार कर रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वे भी खुद से ब्याज चुकाएंगी। इसके बाद तुमने फोन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लिए एक लग्जरी 5 सितारा होटल का नाश्ता ऑर्डर कर दिया। जहां तक उन तीनों का सवाल था, उनके लिए कुछ भी नहीं था। खाना है तो खुद पैसे खर्च करके खरीदें। अगर वे पैसे खर्च ही नहीं करेंगी तो फिर तुमसे पैसे उधार कैसे लेंगी। खाना पहुंच गया। खाने की गाड़ी खुशबू ने तीनों लड़कियों को धीरे धीरे नींद से जगा दिया। खुशबू सूंघते ही लड़कियां एक साथ बोल उठीं, कितनी अच्छी खुशबू है। वेन श्याओशी अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई। उसने एक नजर में तुम्हें लिविंग रूम में बैठकर जमकर नाश्ता करते हुए देखा। इसके बाद उसकी नजर चाय की मेज पर रखी काली स्टॉकिंग्स पर पड़ी। वह वहीं जम गई। वेन श्याओशी ने हैरानी से चाय की मेज की तरफ इशारा किया और जोर से बोली, भैया क्या आप इसे देखकर खाना खा रहे हो? दूर हटो, तुम्हें क्या पता। तुमने बार बार हाथ हिलाया। फिर तुमने चमकदार तेल से सजी और रस से भरी कुरकुरी भुनी हुई कबूतर की एक प्लेट उठाई और उसका एक निवाला खा लिया। मांस बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। वेन श्याओशी तुम्हें खाते हुए देखकर लगातार लार निगल रही थी। वह चुपचाप मुड़ी और तेज कदमों से बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद पानी बहने की आवाज आई। फिर वेन श्याओशी दोनों हाथों से एक छोटे भालू वाली पोशाक लेकर तुम्हारे सामने आ गई। बड़े भाई, ये कैसी रहेगी? तुम उस समय दलिया पी रहे थे। डर के मारे तुम्हारे मुंह से आवाज निकल गई और तुम लगभग पूरा दलिया बाहर उगल बैठे। तुम पहले वेन श्याओशी को अजीब कहकर डांटना चाहते थे, लेकिन फिर सिस्टम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचकर तुम्हें सच में उसे छोड़ने का मन नहीं हुआ। तुमने मुंह पोंछा और शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, इसे चाय की मेज पर रख दो। वेन श्याओशी खुशी खुशी तुम्हारे पास आई। ठीक है बड़े भाई। उसने छोटे भालू वाली पोशाक को अच्छे से मोड़कर काली स्टॉकिंग्स के बगल में रख दिया। इसके बाद वह नीचे बैठ गई और खाने को लालच भरी नजरों से देखने लगी, जैसे अब नाश्ता करने वाली हो। तुम्हें अचानक याद आया कि वेन श्याओशी ने अभी तक अपने कपड़े ठीक से नहीं पहने थे। तुमने तुरंत जोर से कहा, रुको रुको रुको। तुमने बगल की जगह की तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज में कहा, तुम सोफे पर बैठो और मैंने नाश्ता सिर्फ अपने लिए ऑर्डर किया है, खाना है तो खुद जाकर खरीदो। वेन श्याओशी ने दुखी होकर होंठ सिकोड़ ली। वह चुपचाप पीछे हटकर सोफे पर बैठ गई। अब वह बस तुम्हारे ढेर सारे नाश्ते को घूरती रही और लगातार लार निगलती रही। तभी तुम्हारे दिमाग में एक साफ मशीन जैसी आवाज अचानक गूंजी, डिंग। पता चला कि वेन श्याओशी ने खुद से कर्ज चुकाया है। पहने हुए एक अंतर्वस्त्र की कीमत 18 युआन है। 100 गुना वापसी सक्रिय। 1800 युआन प्राप्त हुए। सरप्राइज रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। सभी बीमारियों से सुरक्षा। यह प्रभाव प्राप्त करने के बाद होस्ट भविष्य में किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, जिसमें कैंसर और विभिन्न प्रकार के वायरस भी शामिल हैं। ये सूचना सुनते ही तुम्हारे दिल में छिपी सारी चिंताएं पल भर में गायब हो गईं। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठीं। कुछ ही देर बाद सुवेनिंग और श्या मेंग्याओ भी जाग गईं। तीनों लड़कियां एक साथ बैठकर चहचहाते हुए चर्चा करने लगीं कि सुबह नाश्ते में क्या खाया जाए। वेन श्याओशी ने हाथ ऊपर उठाया, मुझे बाऊजी खाना है। सुवेनिंग ने कमर पर दोनों हाथ रखे और उसे असंतोष से देखते हुए कहा, हमारे पास अभी पूरे 150 युआन है। तुम्हारी सोच बस इतनी ही है। सबसे भरे हुए शरीर वाली श्या मेंग्याओ अपना पेट पकड़कर पास आई। तो बताओ क्या खाना चाहिए? सुवेनिंग ने फोन निकाला और बड़ी आसानी से पिनहाओ फैन खोल लिया। उसने हाथ घुमाते हुए कहा, मेरी मानो तो आज थोड़ा शाही तरीके से खाते हैं। वह स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए उत्साह से बोली, चावल के नूडल्स खाते हैं, फिर हर किसी के लिए एक गिलास नींबू पानी भी लेते हैं। वेन श्याओशी ने हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। वाह, क्या आज से पैसे खर्च करना बंद नहीं करना है? श्या मेंग्याओ ने भी लगातार सिर हिलाया। ये तो बहुत ज्यादा खर्चीला है। नहीं नहीं, हमें थोड़े पैसे बचाने चाहिए। तुम एक तरफ बैठे उनकी बातें सुन रहे थे और इन तीनों लड़कियों की खर्च करने की क्षमता देखकर बुरी तरह हैरान थे। एक प्लेट अच्छा खाना और नींबू पानी लेना भी इनके लिए शाही खर्च है। तुम्हारी नजर चाय की मेज पर गई। सुवेनिंग और वेन श्याओशी अपना ब्याज पहले ही चुका चुकी थीं। सिर्फ श्या मेंग्याओ अभी भी बेवकूफों की तरह खड़ी थीं और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुमने खुद ही थोड़ा और माहौल बनाने का फैसला किया। तुमने फोन निकाला और ट्रांसफर वाला पेज खोला। गला साफ करते हुए बोले, वो निंग निंग साओक्सी। तुमने दोनों को एक एक करके 100 युआन ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जानबूझकर श्या मेंग्याओ को छोड़ दिया। श्या मेंग्याओ एक तरफ अकेली रह गई। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं और वह थोड़ी उदास हो गई। उसने कुछ कहने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। सुवेनिंग ने फोन की स्क्रीन देखकर हैरानी से कहा, हे भगवान,
बड़े भाई ये तो बहुत ज्यादा है। वैन शाओशी ने भी बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, असल में 50 भी काफी थे, हम इतने पैसे खर्च ही नहीं कर पाएंगे। दोनों बोलते हुए लगातार श्या मेंग्याओ को आंखों और चेहरे के इशारों से कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्या मेंग्याओ को कुछ समझ ही नहीं आया। उसके चेहरे पर पूरी तरह उलझन थी, बस सीधे पूछना ही बाकी रह गया था। श्या मेंग्याओ को इस तरह बेवकूफों की तरह खड़ा देखकर सुवैनिंग गुस्से में पैर पटकने लगी। उसने श्या मेंग्याओ को खींचकर अपने पास बुलाया और मेज पर रखी काली स्टॉकिंग्स और अंतर्वस्त्र की तरफ इशारा करते हुए झुंझलाकर बोली, देखा नहीं, बड़े भाई का हमसे कोई रिश्ता नहीं है। वह हमें पैसे उधार दे रहा है तो यह मुफ्त में तो नहीं दे रहा। भले ही हमें अभी पैसे वापस करने की जल्दी ना हो, लेकिन हमें भी समझदारी दिखानी चाहिए, खुद से थोड़ा ब्याज वगैरह देना चाहिए। श्या मेंग्याओ को अचानक सब समझ में आ गया। वह तुरंत पलटी और तेज कदमों से बाथरूम में चली गई। उसने वॉश बेसिन पर बची हुई सफेद स्टॉकिंग्स और अंतर्वस्त्र को देखा। उसने दोनों हाथ कसकर भींच लिए और उलझन में पैर पटकने लगी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से अंतर्वस्त्र उठा लिया। चेहरा लाल किए हुए वह बाहर आ गई। श्या मेंग्याओ ने वह चीज तुम्हारे सामने बढ़ा दी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि सिर तक नहीं उठा पा रही थी। बड़े भाई ये आपके लिए है, इसे ब्याज समझ लेना। तुमने उस बेहद बड़े अंतर्वस्त्र को देखा तो तुम्हारी आंख का कोना अनजाने में तेजी से फड़कने लगा। तुमने अपने मन में उठ रही हलचल को बड़ी मुश्किल से दबाया और फिर भी हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। तुमने फोन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के श्या मेंग्याओ को भी 100 युआन ट्रांसफर कर दिए। तुमने तीनों लड़कियों को देखते हुए गंभीरता से समझाया, थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, फिर तुम लोग ऑनलाइन अपने पहनने के कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें खरीद लेना। पैसे कम पड़े तो मुझसे मांग लेना। तुम मन ही मन हंसे। भेड़ की ऊन भी एक लय के साथ काटनी चाहिए। लंबे समय तक फायदा उठाते रहना ही सही तरीका है। तीनों लड़कियों ने अपने फोन हाथ में पकड़कर एक साथ तुम्हारी तरफ देखते हुए चिल्लाया, धन्यवाद बड़े भाई। हाथ में पैसे आने के बाद वे तुरंत काफी उदार हो गईं। उन्होंने न सिर्फ खाना ऑर्डर किया बल्कि साथ में कुछ नई स्टॉकिंग्स और अंतर्वस्त्र भी ऑर्डर कर दिए। पूरी तरह से उन्होंने तुम्हें अपना सबसे बड़ा सहारा मान लिया था। तुमने आराम से एक डकार ली, तभी तुम्हारे कानों में फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। पता चला कि श्या मेंग्याओ ने ब्याज चुकाया है। पहना हुआ एक अंतर्वस्त्र जिसकी कीमत 28 युआन है। 100 गुना वापसी सक्रिय, 2800 युआन प्राप्त हुए। सरप्राइज रिवॉर्ड प्राप्त हुआ, जन्मजात आकर्षण। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, अगर होस्ट के पास आएगा तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से होस्ट के प्रति अच्छा प्रभाव पैदा होगा। इससे लड़कियों को प्रभावित करने और बाहर जाकर काम करने में होने वाली कठिनाई काफी कम हो जाएगी। हालांकि 10,000 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन यह इनाम पहले ही काफी शक्तिशाली था। तुमने आह भरी और तीनों लड़कियों द्वारा खरीदे गए ढेर सारे जरूरी कपड़ों को देखा। हैरानी की बात थी कि सबको मिलाकर भी उनकी कीमत 100 युआन से ज्यादा नहीं थी। तुमने सिर घुमाकर उन तीनों को देखा जो अभी भी इस बात पर बहस कर रही थीं कि कौन सा खाना ऑर्डर किया जाए। इस समय तुम्हारी नजरों में वे कोई आवारा लड़कियां नहीं थीं। तुम्हारी नजरों में वे सिर्फ 3 ऐसी गरीब लड़कियां थीं जिन्हें जिंदा रहने के लिए खुद को ऐसा बनाना पड़ा था। तभी तुम्हारे दिमाग में अचानक सिस्टम की कई ठंडी आवाजें लगातार गूंजने लगीं। होस्ट लिन फान के पास सभी बीमारियों से सुरक्षा, जन्मजात आकर्षण है। कुल संपत्ति 4,23,809.58 युआन। जांगवान लैंडस्केप में एक बड़ा फ्लैट। कर्जदार सुवनिंग 150 युआन बकाया। श्या मेंग्याओ 150 युआन बकाया। वैन शाओक्सी 132 युआन बकाया। तुम्हें साफ पता था कि वैन शाओशी ने यह नहीं कहा था कि वह चीज ब्याज के तौर पर दे रही है, इसलिए सिस्टम ने डिफॉल्ट रूप से उसे कर्ज में समायोजित कर दिया था। नाश्ता करने के बाद तीनों लड़कियां बिना किसी लिहाज के सोफे पर ऐसे पड़ी थीं जैसे उनमें जान ही न बची हो। श्या मेंग्याओ ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, पेट भर गया। सुवैनिंग ने आराम से आंखें बंद करते हुए कहा, कितना अच्छा लग रहा है। इस बार शहर आना सही फैसला था। वैन शाओशी ने भी जोर से सिर हिलाया। हाँ, बड़े भाई के साथ रहना ही अच्छा है। तुमने दरवाजा खोला और बेडरूम से बाहर आए। एक नजर में ही तुम्हें दिख गया कि सोफा पूरी तरह भरा हुआ था। तुम्हारे बैठने तक की जगह नहीं थी। तुम आगे बढ़े और सोफे के बीच की थोड़ी सी जगह की तरफ इशारा किया। थोड़ा खिसको, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। सुवैनिंग ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी जांघ पर थपकी दी। अरे बड़े भाई, यहाँ तो जगह नहीं है, आप हमारी गोद में ही बैठ जाओ या फिर लेट भी सकते हो। वैन शाओशी ने अचानक सिर उठाया और चमकती आंखों से तुम्हें ध्यान से देखने लगी। अरे बड़े भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। सुवैनिंग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर तुम्हारी बांह पकड़ ली और जोर से तुम्हें सोफे पर खींच लिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बड़े भाई, आपसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम अचानक तीनों लड़कियों से घिर गए। तुम्हें पूरे शरीर में बस एक ऐसी नरमी महसूस हुई जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। श्या मेंग्याओ भी तुम्हारे पास आ गई और सीधे तुमसे सटकर बैठ गई। तुमने अचानक गहरी सांस खींची। उसके जैकेट के नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़े की एक पतली परत के बीच से तुम्हें उस हैरान कर देने वाले स्पर्श का एहसास हुआ। तुम्हारे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और तुम्हारी सांसें अचानक भारी हो गईं। खींचतान के दौरान तुम्हारी बांह अनजाने में एक बड़े मुलायम हिस्से से छू गई। तुमने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपने मन को शांत किया। फिर गंभीर आवाज में बोले, थोड़ी देर बाद तुम लोग तैयार हो जाना,
मेरे साथ एक जगह चलना है। वेन शियाओशी ने उत्सुकता से आंखें झपकाई। कहाँ जाना है? सु वेनिंग ने तुरंत सीधा बैठकर बड़ी बहन जैसा रौब दिखाया। पूछो मत, उसने तुम्हारी बाह पकड़ते हुए जोर से ऐलान किया। बड़े भाई जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। शिया मेंग्याओ ने लाल होते चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा, मैं भी, बस बड़े भाई के साथ रहना है। तुम मन ही मन हैरान थे। इस सिस्टम का जन्मजात आकर्षण वाला प्रभाव भी कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। ठीक है, तुमने एक हाथ से सु वेनिंग की चिकनी जांघ का सहारा लिया और उठ खड़े हुए। ऊपर से तीनों को देखते हुए बोले, तुम लोग तैयार हो जाओ, मेरे साथ बाहर चलना है। वेन शियाओशी उत्साह से उछल पड़ी। वाह बड़े भाई, क्या आज मुझे गाड़ी चलाने दोगे? तुमने उसे गुस्से से देखा और तुरंत मना कर दिया। आज हम टैक्सी से जाएंगे। कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियों ने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए नए कपड़े भी पहुंच गए। वे बारी बारी से कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। सु वेनिंग ने अपनी टांगों पर फिर से काली स्टॉकिंग्स पहन ली, जिससे उसका अंदाज बेहद आकर्षक लग रहा था। शिया मेंग्याओ ने कल वाला ही पहनावा रखा और उसके साथ सफेद स्टॉकिंग्स पहन ली, जिससे उसकी शारीरिक बनावट और भी उभर रही थी। जहां तक वेन शियाओशी की बात थी, तुम्हारी नजर अनजाने में उसकी छोटी स्कर्ट की तरफ चली गई। तुम्हें देखते ही वेन शियाओशी ने सीधे हाथ बढ़ाया और खुद ही अपनी स्कर्ट ऊपर उठाकर गर्व से दिखाने लगी। भैया भैया, आज मैंने स्ट्रॉबेरी वाला भालू पहना है। तुम्हारे माथे पर हल्की सी नस फड़क उठी और तुम पूरी तरह बेबस हो गए। तुमने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और ठंडी आवाज में डांटा, नीचे करो, किसे देखना है कि तुमने कौन सा अंतर्वस्त्र पहना है। वेन शियाओशी ने दुखी होकर होंठ सिकोड़ लिए। आपको स्ट्रॉबेरी वाला भालू पसंद नहीं है? तुमने सीधे मुंह बंद कर लिया, मुड़े और चल पड़े। तुम्हारा उस अजीब लड़की से बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। तुम लोग नीचे पहुंचे। तुमने फोन से एक ऑनलाइन टैक्सी बुलाई। तुम आगे वाली सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोलने ही वाले थे कि सु वेनिंग ने तुम्हें पकड़ लिया और जबरदस्ती पीछे वाली सीट के बीच में खींच लिया। सु वेनिंग ने अपनी छाती पर हाथ मारकर भरोसा दिलाया, भैया मेरे पास बैठो, मैं आपकी रक्षा करूंगी। तुमने बेबसी से पीछे मुड़कर पूछा, तो आगे कौन बैठेगा? तीनों लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। कोई भी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। तीनों तुम्हारे बिल्कुल करीब बैठना चाहती थीं। ड्राइवर ने स्टीयरिंग पकड़कर तुम्हें तीनों लड़कियों से आगे पीछे घिरा हुआ देखा। उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। भाई आपकी तो किस्मत अच्छी है। तुमने शर्मिंदगी से होंठ खींचे। आखिरकार तुम वेन शियाओशी और सु वेनिंग के बीच बुरी तरह फंस गए। शिया मेंग्याओ उनसे मुकाबला नहीं कर पाई, इसलिए उसने दुखी होकर चुपचाप आगे वाली सीट का दरवाजा खोल लिया। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी और सीधे जियांगवान लैंडस्केप की ओर जाने लगी। ये पूरे जियांगहाई शहर की एकमात्र हाई एंड और आलीशान रिहायशी परियोजना थी। गाड़ी से उतरते ही तुम्हें ग्रे काले रंग का एक विशाल प्रवेश लॉबी दिखाई दिया, जिसे तारों जैसी रोशनी से सजाया गया था। पूरे प्रवेश क्षेत्र में एक शांत और कम दिखावे वाली भव्यता थी, जो बेहद शानदार लग रही थी। तीनों लड़कियां पूरे लॉबी के चारों तरफ घूमकर देखने लगीं। उनकी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। वेन शियाओशी ने तुम्हारे कपड़े का किनारा पकड़कर धीरे से पूछा, भैया आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम आगे बढ़कर रिसेप्शन की ओर गए और शांत आवाज में सिर्फ 3 शब्द बोले, नया घर देखने। तुमने सीधे लाल रंग की प्रॉपर्टी बुक और चाबी निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। फिर रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, घर का हैंडओवर कर दीजिए। जी सर। कर्मचारी ने तुरंत लगभग 90 डिग्री झुककर दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक प्रॉपर्टी बुक ले ली।